दोस्तों, आप सभी जुड़िए जल्दी से। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल को देखेंगे। यह जितना भी सवाल है यह सभी वीवीआ है, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखो दोस्तों, आप सभी क्लास टाइम पे नहीं करते हो। आपका एग्ज़ाम कितना दिन बचा है? बस 1 मंथ बचा है, यानी 1 महीना बचा है। तो आपको अभी ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप अभी ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप आगे चलकर कुछ भी अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करो और घर पर ही रहकर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करो। रिवाइज करने से होगा क्या, आप सभी को अच्छी तरीके से याद होगा क्वेश्चन, और एग्जाम में आपको लिखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, क्लास में भी यूट्यूब पर भी क्लास किया कीजिए, और साथ में घर में भी आप जो कोचिंग में पढ़ते हैं उसको भी किया कीजिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए, पहला है, यह जो हम कर रहे हैं ना, यह हमारा जो है यह सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, यह हमारा सभी सामाजिक विज्ञान का सवाल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम चुन कर लाए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा एग्जाम में। तो चलिए देखिए सवाल क्या है। सवाल क्या है, देखिए, लंपा विद्रोह कब हुआ था? लंपा विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए, ऑप्शन ए में है 1916, बी में है 1917, सी में है 1918 और डी में है 1919। तो आप सभी कमेंट में फर्स्ट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ना, वो हमारा होगा 1916 में रंपा विद्रोह जो है ना वह हुआ था। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगला सवाल, आप सभी सवाल को ध्यान से देखना। सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अलग अलग चैनल पर पढ़ते होगे, अलग अलग चैनल पर, वहाँ पर भी यही सभी सवाल आता होगा, क्योंकि सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हम भी चुने हैं, उसके बाद ही लाए हैं न्यू मॉडल पेपर से। तो देखिए 2 नंबर सवाल क्या है, थोड़ा कलर चेंज करेंगे ताकि हमको पढ़ने में दिक्कत ना हो। देखिए 2 नंबर सवाल क्या है, गैलीबाल्दी पेशे से क्या थे? तो कुछ जल्दी से आप सभी जवाब दीजिए। गैलीबाल्दी पेशे से क्या थे? तो ऑप्शन ए में है सिपाही, बी में है किसान, सी में है जमींदार और डी में है नाविक। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका राइट आंसर जो होगा ना वह हमारा हो जाएगा नाविक थे पेशे से। कौन? गैलीबाल्दी। आप सभी को ध्यान रखना है, पेशे से नाविक थे गैलीबाल्दी। तो चलिए, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो हम 3 नंबर सवाल को देखते हैं। दोस्तों, अभी आपका टाइम है पढ़ने का, अभी ही पढ़ोगे तो आप आगे कुछ अच्छा नंबर ला पाओगे। तो ध्यान से पढ़ो। देखिए क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस पुस्तक की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है टॉलस्टॉय, सी में है दोस्तोयेव्स्की और डी में है एंजलस। तो मैं आपको बता दूं, वॉर एंड पीस की रचना जो क्या था ना, वह क्या था? कौन? टॉलस्टॉय किए थे वॉर एंड पीस की रचना, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर 4 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में है वियतनाम, बी में है थाईलैंड, सी में है लाओस और डी में है कंबोडिया। तो आप सभी फर्स्ट में बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, जो बता रहे हैं डी, उनका राइट आंसर हुआ, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर जो है ना कंबोडिया में स्थित है। चलिए, जो डी बताए हैं उनका बहुत अच्छा जवाब आया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल को देखिए बहुत ध्यान से। देखिए सवाल बहुत भी बिया है। 5 नंबर सवाल देखिए, बहुत भी बिया है, बहुत सारा पूछता है, कांवल झील किस जिला में स्थित है? कांवल झील किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है दरभंगा जिला में, बी में है भागलपुर जिला में, सी में है बेगूसराय जिला में और डी में है मुजफ्फरपुर जिला में। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कांवल झील जो है ना वह हमारे बेगूसराय जिला में, सॉरी बेगूसराय जिला में होगा। ये मुजफ्फरपुर में टिक मार दें, बेगूसराय जिला में कांवल झील स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे थे कि सर आप किस जिले से हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जो है ना बेगूसराय जिले से ही हूँ। बेगूसराय के एक टेघड़ा नाम का प्रखंड है, टेघड़ा प्रखंड, मैं वहीं से हूँ। तो आज आप सभी जान गए मैं कहाँ से हूँ, तो बेगूसराय से। तो मैंने अपने बारे में बता दिया, मैं बेगूसराय से हूँ। तो आप लोग भी बताइए, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आप किस जिले से हो। तो मैं देखूंगा आप सभी का कमेंट, आप सभी किस किस जिले से मेरे चैनल पर पढ़ते हो, तो बता देना जरूर। आप अपने जिले का नाम लिख देना और साथ में अपना नाम लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल जाए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल क्या है, 6 नंबर सवाल है ना, 6 नंबर सवाल है, ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है उजला क्षेत्र, उजला गला, सी में है नीला गला, डी में है, सी में है हमारा लाल गला, डी में है क्या है? हरा गला। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप सभी पृथ्वी देखे होंगे। चलिए थोड़ा हम बना ही देते हैं पृथ्वी के जैसा, ताकि आपको देखने में थोड़ा आसानी हो ना। तो देखिए पृथ्वी जो है ना इस प्रकार से हमारा एक गोला है, बना हुआ है, ठीक है ना। और यह देखिए क्या होगा, अब इसका रंग चेंज करके हम बता दे हैं। देखिए
कलर थोड़ा चेंज करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि क्वेश्चन आपको याद रहे। तो देखिए इस प्रकार से क्या होता है, कुछ कुछ जगह पर जो है ना पानी है हमारे कहाँ, हमारे पृथ्वी में कहीं कहीं पानी है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो पानी है ना, पानी अगर कहीं रहेगा तो बाबू आप सभी को पता होगा, पानी अगर कहीं भी होगा तो वहाँ घास फूस जन्म जाता है ना, पेड़ पौधा इस प्रकार से जन्म जाता है। तो वही क्या होता है, पृथ्वी के जहाँ जहाँ पानी की उपस्थिति रहेगा तो वह हमारा नीला रंग दिखाई देता है, हरा या नीला इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं हरा ग्रह, यानी कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण हम लोग पृथ्वी को क्या कहेंगे, नीला ग्रह। क्या कहेंगे, नीला ग्रह, नीला ग्रह, ध्यान रखना है आपको, नीला ग्रह, ठीक है ना, नीला ग्रह। राइट आंसर यही होगा हमारा, क्या होगा, बी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। हमारा सवाल जो है ना 7 नंबर है, क्या है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। देखिए अभी के समय में भी बिहार में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है ना, नहरों के द्वारा, आपसे भी पहले देखे होंगे, आपके पूर्वज क्या करते होंगे, खेत पटाने के लिए एक नाला बना देते होंगे और उसी से पटता होगा पानी, सभी जगह एक जगह रहते हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा जो, पहले ऑप्शन सुन लो, बता देंगे आंसर। सीतामढ़ी ऑप्शन ए में है, बी में है पटना, सी में है रोहतास, डी में है नवादा। तो आप सभी आंसर भी बताओ ताकि मुझे पता चले आप सभी कितना मतलब याद किए हो। तो चलिए इसका आंसर भी देख लो। इसका आंसर जो होगा ना हमारा, रोहतास में अभी भी नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हमारा सी होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हमारा सवाल है 8 नंबर। सवाल क्या है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है संसद और डी में है उपराष्ट्रपति। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो है ना भारत में क्या है क्वेश्चन, भारत में न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं ना, वो कौन करते हैं, वो हमारा करते हैं राष्ट्रपति। यानी कि अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद, आपको याद रखना है। चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरा हाँ कीजिए ताकि मैं आप सभी को देखूं। तो चलिए आप सभी बहुत अच्छे बता रहे हैं, आप सभी इसी प्रकार से पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है। समवर्ती नामक एक सूची है, यानी कि पुस्तक होता है, भारत में है, उसमें क्या रखा जाता है। तो ऑप्शन ए में है राज्य, बी में है केंद्र एवं राज्य दोनों, सी में है केंद्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, समवर्ती सूची में जो रखा जाता है ना, केंद्र एवं राज्य दोनों का हिसाब किताब रखा जाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। जो भी बताएं उनका बहुत अच्छा जवाब आया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल को। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन में कुल 35 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लास्ट में जरूर बताना आपका 35 में से कितना मार्क्स आता है। जिनका 35 में 35 आएगा तो मैं उनके कमेंट को हाईलाइटेड में डालूंगा ताकि हर कोई देख सके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल को। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो बाबू आप सभी को पता होगा, प्राथमिक क्षेत्र जो है ना, सबसे पहले हमारा कहाँ से होता है, कृषि ही है जो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और एक बात बता दूं, द्वितीय क्षेत्र आपको पूछे ना, तो द्वितीय क्षेत्र जो है वो औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र पूछे तो वह सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। इस प्रकार से आप सभी याद रखना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर सवाल को। देखिए 11 नंबर सवाल क्या है, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी। भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या थी 2008 से 2009 के अनुसार। तो देखिए आपको मैं पहले ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए में है 22 ये चुकी पड़ गया, 22 क्या है 25 रुपये। और बी में है 25.494, सी में है 6.610 और डी में है 54 चुकी 850। तो मैं आपके बता दूं 2008 और 2009 के अनुसार जो है ना, हमारा भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी ना, वह कितना रुपये की बराबर थी, तो वह थी हमारे 25,994 रुपये के बराबर। यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। जो भी बताएं उनका बहुत अच्छा जवाब आया। तो चलिए हम लोग 12 नंबर सवाल को देख लेते हैं। सवाल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भाई किसको नहीं पता होगा। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो मतलब क्या होता है, मतलब कि जहाँ सरकार का भी राज्य हो, सरकार का भी राज्य, आपसे भी ध्यान रखना, सरकार का राज्य हो एवं प्लस में क्या हो जाए, यानी नागरिक पब्लिक का भी राज्य हो, यानी कि आम आदमी का, यानी आम आदमी होता है ना, आम आदमी का भी अधिकार हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि हमारे भारत में सभी को एकदम अपने अनुसार रहने का अधिकार दिया गया है। तो यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, क्या होगा बता दो जल्दी, मिश्रित
अर्थव्यवस्था जो कहाँ है वह है हमारे भारत देश में, ना राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगले नंबर सवाल को। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया है, तो आपसे भी पहले आंसर बता दो जल्दी से, मैं तब तक इसका ऑप्शन देख लेता हूँ। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, 1, बी में है 2, सी में है 5 और डी में है 4। तो मैं आपको बता दूं वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है ना वह हमारा 4 प्रकार के होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा हमारा, हो जाएगा डी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर। तो सवाल देखिए थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा दिखने में हरा रंग अलग लगता है ना। चलो देखिए 14 नंबर सवाल क्या है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए भारत में जो सेवा क्षेत्र है ना, ये हम बताए थे अभी कौन क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए इसको जो बांटा जा सकता है ना, इसको हम निम्नतम 2 भागों में ही बांट सकते हैं, यानी राइट आंसर जो है ना हमारा वह हो जाएगा 2। क्यों होगा देखो बता देते हैं। सेवा क्षेत्र लेना वो 2 प्रकार से सेवा होता है। एक तो होता है आप सभी गरीबों की मदद करते हैं, गरीब लोग ही मतलब निम्नतम जैसे आप हुए हम हुए किसी की सेवा कर देते हैं। और एक होता है क्या, सरकार द्वारा सेवा किया जाता है, उसी को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। 2 प्रकार के होगा, समझे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा 15 नंबर सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में समाजवादी, बी में है पूंजीवादी, सी में है मिश्रितवादी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बाबू आप लोगों को मैं बता दूं भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना वह किस प्रकार से है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता देखा, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछता है, आपको पूछेगा इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है, जैसे पूछा भी पिछले क्वेश्चन में। और इसी को क्या पूछ दिया, अब पूछ दिया क्या भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। तो वही मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसको अलग अलग ढंग से पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा सवाल है 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या होगा। तो देख लो ऑप्शन सुन लो। नदियों को आपस में जोड़ देना, बी में है वर्षा जल संग्रहण करना, सी में बाढ़ की उपस्थिति और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो बाबू मैं आप लोगों को बता दूं वर्षा अगर कहीं सूखे का प्रभाव हो जाता है ना तो सबसे मेन उपाय जो है ना आप वर्षा जल को संग्रहण करो। कैसे करोगे तो देखिए वर्षा के समय जब बारिश पड़ता है ना इस प्रकार से आपका छत होगा, इस प्रकार से छत होता है तो छत के बगल में आप लोग पाइप लगाते हैं पानी गिरने के लिए। तो आप इस प्रकार से एक पाइप लगवा दो और नीचे में क्या कर दो इस प्रकार से गड्ढा बना दो जिसमें कि पानी रुक सके और यह पानी इसमें जमा हो जाएगा। तो आप सभी चाहोगे तो कभी सूखा पड़े तो इस पानी को आप निकाल के उबाल कर इसका उपयोग भी कर सकते हो, नहा भी सकते हो। यानी किसी प्रकार से सूखे जगह यानी मान लो ज़्यादातर बाढ़ जो आता है ना सिवान में आता है, तो आप सभी सिवान में होंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से उपयोग जरूर करना आप लोग। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर सवाल को। देखिए सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मानव शरीर में आग लगने से, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सुन लो। मानव शरीर में आग लगने से पहले आग से बचने जलने की उपस्थिति, देखिए क्वेश्चन हम गलत बोल दिए, सुनो। मानव शरीर में आग से जलने की उपस्थिति में जलते हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। मतलब कि मान लो किसी को आग लग गया, किसी व्यक्ति को मान लो आग लग गया, इस प्रकार से मान लो ना। देखो हम थोड़ा कलर चेंज करके आप लोगों को समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना बाबू। देखो मान लो यह एक व्यक्ति है, ठीक है ना, यह एक व्यक्ति है, इस प्रकार से हम समझा रहे हैं आपको, समझिएगा, इसको मजाक न समझे। देखिए इस प्रकार से व्यक्ति है, मान लो इनको आग लग गया, हाथ पर आग लग गया इस प्रकार से। तो प्राथमिक उपचार क्या करोगे आप, डायरेक्ट तो कुछ दवाई नहीं लगाओगे। सबसे पहले आप क्या करना, अगर किसी को आग लगे ना तो उसके हाथ पे या कहीं भी पानी थोड़ा सा देना। सबसे पहले पानी देना चाहिए, यानी ठंडा पानी को आप सभी को देना है जिससे कि उसका जो है ना दर्द कम हो जाए। उसके बाद आप चाहो तो उसको अस्पताल ले जाओ या डॉक्टर को बुलाकर दिखा सकते हो। तो यानी किस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। मानव शरीर में आग लगे तो सबसे पहले आपको उपचार करना है, ठंडा पानी उसके जले हुए अंग पर डालना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा।
तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल को। देखिए सवाल क्या है, 18 नंबर, द हिस्ट्री ऑफ द लैंड्स ऑफ वियतनाम, यह एक पुस्तक है, किसने लिखा? तो देखिए ये पुस्तक जो है ना, द हिस्ट्री ऑफ द लैंड्स ऑफ वियतनाम, यह पुस्तक किसने लिखा था? तो यह क्वेश्चन, यह जो लिखा था ना पुस्तक, वो हमारे कौन लिखे थे? वन वोई चाऊ ने लिखे थे, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल है 19 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए इंग्लैंड में नहीं हुआ था। अब हम लोग देखते हैं अगले ऑप्शन को। तो अगले ऑप्शन क्या है हमारा? जर्मनी में हुआ था, यानी कि इनके जन्म, कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था ना, वह जर्मनी में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल को। हमारा नेक्स्ट सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड भी है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बाबू आप लोग पहले कमेंट में बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो आप सभी जल्दी जल्दी बता दो, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तब मैं इसका आंसर बताऊंगा। देखो क्या दिया है ऑप्शन ए में, 6 अप्रैल 1919 यानी ई नहीं हुआगा, और दिया है 9 अप्रैल 1919 यानी कि इसमें भी नहीं हुआ था, और दिया है सी ऑप्शन में 13 अप्रैल 1919 यानी कि राइट आंसर हमारा ये होगा, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जो है ना जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आई होप आप सभी ने क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया, तो आप सभी इसी प्रकार से जवाब दो। देखो हम लोग 21 नंबर सवाल को देखते हैं। चलो बाबू यार कितना छोटा हो गया, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं, ठीक है ना? चलो जूम कर लेते हैं। पढ़ाई करो। देखो बाबू अभी आपका टाइम है पढ़ने का, समझे? आपका अभी 1 मंथ बच्चा है, 1 मंथ, ठीक है ना? 1 मंथ बच्चा है। आप लोग अभी ध्यान से पढ़ोगे ना, तभी आप अच्छे तरीके से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो आपसे भी टारगेट रखना कितना, आपसे भी बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कितना टारगेट रखे हैं। बिहार बोर्ड में 500 का होता है या कुछ सवाल, आप सभी कितना मार्क्स लाओगे हमको बताना। मुझे तो लगता है आप सभी कम से कम तो नहीं, ज़्यादा तो ज़्यादा कितना कितना कम से कम तो आप 400 प्लस ला ही दोगे। 450 आपको प्लस लाना है, तो मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे आपके लिए, और आप भी मेहनत थोड़ा करो, वीडियो को देखो ध्यान से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है। किस नंबर है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी विश्व में? देखो मुद्रण यानी कि मुद्रण का मतलब जो होता है ना, वो रुपया हमारा होता है, ठीक है ना? रुपया को ही मुद्रण कहा जाता है, ध्यान रखना आपको। तो वही कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए में भारत में है, बी में है जापान में, सी में है चीन में, और डी में है अमेरिका में। तो आपको मैं बता दूँ जो है ना भारत में मुद्रण यानी रुपया का जो सबसे पहले शुरुआत हुआ ना, वो हमारे चाइना देश में हुआ था। राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा, चीन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 22 नंबर सवाल है हमारा, मेलजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैं आप लोगों को बता दूं मेलजिनी का संबंध जो था ना, वह किससे था? कावोल नली से था, यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा सवाल क्या है 23 नंबर, 23 है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स की, बी में है लेनिन की, सी में है बिस्मार्क की, और डी में है गांधी की। तो मैं आप लोगों को बता दूं दास कैपिटल जो है ना, यह थी हमारे किन के? कार्ल मार्क्स की रचना थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। यह सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यह पूछता है हर एक साल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर सवाल को। देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो ऑप्शन ए में है गेहूं, बी में है सरसों, सी में है चावल, डी में है मटर। तो मैं आप लोगों को बता दूं खरीफ फसल जो है ना, वह हमारा हो जाता है गेहूं, यानी कि बरसात के समय में बोए जाने वाले फसल को क्या कहेंगे हम लोग? बरसात के समय नहीं, बरसात के समय तो क्या चावल या सरसों था ना। देखिए ठंड के समय में बोए जाने वाले फसल को ही हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा सवाल जो है ना 25 नंबर है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या होगा? तो मैं ऑप्शन में बताकर राइट आंसर ही डायरेक्ट बता देता हूँ। काली मृदा का दूसरा नाम जो होता है ना, वो हमारा लेगुड़ मृदा होता है। आपको ध्यान रखना है, काली मृदा का दूसरा नाम लेगुड़ मृदा होता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। सवाल हमारा किस प्रकार से है, ध्यान से देखो आप लोग और समझो। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? देखो तो निम्न में से कौन सा जानवर भारत में ही पाया जाता है? तो देखो घड़ियाल जो है ना, यह सभी देश में पाया जाता है, और हुएल मछली जो है ना, यह भी सभी देश में पाया जाता है, कछुआ भी सभी देश में पाया जाता है। यानी कि घड़ियाल, डॉल्फिन जो है ना, डॉल्फिन सिर्फ हमारे भारत देश में ही पाया जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? हमारा पी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। सवाल क्या है 27 नंबर,
देखो 27 नंबर क्या है, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है। बिहार में यानी कि आप बिहार से हो ना, तो वही बिहार में एक ही रेल मुख्यालय है, यानी रेलवे का मुख्यालय है, वह कहाँ है। तो आपको मैं बता दूँ, यह जो है ना हमारे बिहार के किस जिले में है, तो वह हमारा है यानी कि हाजीपुर जिला में ही बिहार का एकमात्र मुख्यालय रेलवे का हाजीपुर जिला में है। तो आपसे भी बताना हाजीपुर जिला से कौन कौन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, 28 नंबर सवाल क्या है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, बी में है भारत, सी में है बांग्लादेश और डी में है ब्रिटेन। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे देश में तो बहुदलीय व्यवस्था है, परंतु ब्रिटेन जो है ना, यहाँ पर अभी के समय में भी यानी वर्तमान समय में भी बहुदलीय व्यवस्था नहीं, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा 29 नंबर सवाल है। सवाल क्या है, देखो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सूचना की अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो यह किसको नहीं पता होगा भाई, मैंने कई बार इसको पढ़ाया आप लोगों को। यह जो है ना हमारे राजस्थान से ही शुरू हुआ था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा सवाल जो है ना वो 30 नंबर सवाल है। थोड़ा हम कलर चेंज करते हैं, हरा रंग थोड़ा दिखने में दिक्कत होता है, रेड आप लोगों को अच्छा लगता होगा, बताना जरूर कमेंट में क्या रेड कलर से आप सभी को सही से दिखता है ना। चलिए, पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में से शुरू हुई। तो देखिए अभी क्वेश्चन आया था ना, पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में। वही पूछ रहा है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था, तो वही एकदम आंसर होगा हमारा राजस्थान से ही हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था जो है ना हमारे राजस्थान से शुरू हुआ था। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल को। हमारा 31 नंबर सवाल है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो ऑप्शन ए में उप मुखिया, बी में सरपंच, सी में है पंचायत समिति। इसका ऑप्शन ऑल देख लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को आंसर भी बता देंगे। तो इसका डी नंबर है दल पत्ती। तो आप लोग इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट में बता दो, ग्राम पंचायत के सचिव कौन होता है। तो चलिए आप लोग सही बता रहे हो, जो जो बताए हैं ना सी नंबर उनका सही हुआ, यानी कि पंचायत सचिव ही हमारे ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल को। हमारा नेक्स्ट सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, 32 नंबर, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है, तो ऑप्शन ए में है 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी में है 31 जुलाई से 30 जून तक, सी में है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी में है 1 दिसंबर से 31 अगस्त तक। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो है ना पहले इसको हम काट देते हैं, कटिंग कर देते हैं। चलो कट गया। तो देखिए हमारे भारत में वित्तीय वर्ष जो कहलाता है ना, वह कहलाता है कब से, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में ही हमारा वित्तीय वर्ष कहलाता है। यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुआ था, जिसके कारण इसे वित्तीय वर्ष भारत के लिए कहा जाने लगा है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, 33 नंबर, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिले में प्रति व्यक्ति आय, यानी कि किस जगह सबसे ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है पटना में, बी में है गया में, सी में है शिवहर में और डी में है नालंदा में। तो मैं आपको बता दूं, पटना जो है ना, पटना में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, आप सभी किस जिले से हो उसका नाम लिखना कमेंट बॉक्स में, और साथ में अपना नाम लिख देना, ताकि मैं देखूंगा कौन कौन जिले से आप लोग हो। और साथ में आप सभी ये भी बताना आप पटना से कौन कौन है, वो भी आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा सवाल है 34 नंबर, रूस की मुद्रा क्या है। रूस की मुद्रा क्या नहीं, रुपया। रूस की रुपया जो है ना वो किस प्रकार से होता है, तो ऑप्शन ए में रूबर, बी में डॉलर, सी में रियान और डी में है पॉन। तो मैं आप लोगों को बता दूं, रूस की जो मुद्रा है ना वह होता है क्या, हमारा रूबर कहलाएगा। रूस की मुद्रा क्या कराएगा, रूबर। आप सभी ध्यान कैसे रखोगे, तो देखिए रूस लिखा था इस प्रकार से, रूस कहलाए ना। तो इसी प्रकार से आप देख लेना, रूस यानी रूबर से शुरू होगा ना जो अंक, रूबर से, तो वही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से आप सभी याद रख सकते हो, रूस से रूबर, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा वो हमारा ए हो जाएगा। चलिए आज का हम लास्ट सवाल देखेंगे। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 नंबर, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है ना वर्तमान समय में वह हमारा मोबाइल फोन होगा।
लेकिन देख लो आप सभी, यहाँ वर्तमान समय नहीं दिया है। वर्तमान समय देता ना तो हम मारते ऑप्शन डी में, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दिया है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि सार्वजनिक टेलीफोन। वहीं आप लोगों को दे दे संचार का सबसे लोकप्रिय साधन वर्तमान में क्या है, तो आपको तब मारना है ऑप्शन डी यानी कि मोबाइल में। तो आई होप आप सभी को सवाल समझ में आया होगा। तो आप सभी बताना कमेंट बॉक्स में आप सभी को 35 में से कितना मार्क्स पता था, 35 में कितना आप सभी को सही से जवाब पता था, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, साथ में अपने ज़िले का नाम लिख देना। तो आई होप आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।